हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 11th ऑफ अगस्त 2020 और यहाँ से हमारा 4 महीने के बाद फिजिक्स का सिलेबस। तो 4 महीने के स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल तो नहीं बोला जाएगा बट 4 महीना में बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ने के बाद अब हम लोगों का ऑफिशियली क्लास 11th का मतलब क्लास 11th का बोलो चाहे आपके करियर का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया। मोशन जिसको बोलते थे 9th क्लास में, 11th क्लास में बहुत सारा नाम है। HC वर्मा सर के बुक के हिसाब से चैप्टर का नाम है केवल रेस्ट एंड मोशन। NCERT में 3 हिस्से में पहले चैप्टर को तोड़ा हुआ है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन। ट्यूशन के हिसाब से, भास्कर क्लासेस के हिसाब से, जेई के प्रिपरेशन के हिसाब से, नीट का प्रिपरेशन के हिसाब से चैप्टर का नाम हम लोग मोशन ही मान के चलते हैं। कई तरह का नाम है, काम एक ही करेगा कि यहां से आपका क्लास 11th का फिजिक्स का ऑफिशियल सिलेबस स्टार्ट हो गया। अब कुछ लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, ये नहीं कि मोशन का आया क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन तो मोशन पढ़ना ही शुरू कर दिए। जो लोग पीछे चल रहे हैं बच्चों, सीधा मोशन मत पढ़ना। कुछ लोगों से फोन पर बातें हो रही है, सीधा नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे प्लेलिस्ट में है, पहले यूनिट डायमेंशन, दूसरा एरर, तीसरा वेक्टर, फिर आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर सिग्निफिकेंट फिगर, फिर एरिया बाउंडेड, मैक्सिमा मिनिमा, पैरेलैक्स मेथड सब पढ़ करके ही आना। और जो लोग आ चुके हैं बराबरी पर, अब सिलेबस आपका शुरू हो गया। यहां से जोर लगा दो, यहां से जोर लगा दो, फाड़ दो, एकदम जोर लगा दो और दिखाओ कि तुमने अगर साइंस ऑफ किया है तो कुछ दम है तुम्हारे में। सिलेबस शुरू करने से पहले एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, क्लास 9th में जहां से भी, जैसे भी, जिससे भी आपने फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ा था वो सब अब धीरे धीरे रिकॉल करना शुरू कर दो। धीरे धीरे नहीं, क्विकली, क्योंकि 11th में आप लोग ज्यादातर लोग इंटेलिजेंट हैं। 11th में है तो इसका मतलब है कि टीचर मान के चलेगा कि आपको 9th का बात आता। अब क्या 9th का पूरा मोशन अगर शुरू कर दिए तब तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। टॉपिक सारा पढ़ना है, फिजिक्स कनेक्टेड होता है, बट आप 9th के बुक से, 9th का ट्यूशन कॉपी से अपना फटाफट एक बार रिवाइज करते चले जाएंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। और मजा के बगैर फिजिक्स 11th 12th में सजा बन जाएगा। तो सिलेबस पहले कुछ टॉपिक्स हल्का फुल्का शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर 1 फिजिक्स का है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम लोग 3 पोर्शन में बांट करके पढ़ते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। पहला है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 1 का नाम था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा वेक्टर्स, ये जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ये हमने अलग से इंडिविजुअली कवर किया है वेक्टर्स को। और तीसरा नंबर है मोशन इन अ प्लेन, ये 9th क्लास में नहीं था, ये आउट एंड आउट, ये आउट एंड आउट, ये आउट एंड आउट नया टॉपिक मिलेगा 11th फिजिक्स में। बट 3 हिस्से में तोड़ा गया है 11th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस को। अब बार बार ये वर्ड दिख रहा है काइनेमेटिक्स, किसको कहते हैं? ये सब पहले क्लास, पहला 2-3 क्लास, कुछ अच्छे बच्चों से फोन पर बात हो रही थी, पहला 2-3 क्लास आपको बोर टाइप का ही लगेगा क्योंकि 9th का बहुत सारा चीज रिकॉल करना है, फिर मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। स्टडी है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट उस मोशन का कॉज क्या है उसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे, वही कहलाएगा हमारा काइनेमेटिक्स, है ना। 9th क्लास में याद करो, पहला चैप्टर था मोशन, उसमें किस वजह से मोशन हो रहा था वो 2nd चैप्टर में आया था, फोर्स के वजह से, है ना। तो जब अगर हम लोग कॉज को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो वो मोशन का स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। और अगर कॉज को कर ले कंसीडर तो उसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। तो डायनामिक्स हमारा पहला चैप्टर का पोर्शन नहीं है। डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन तो तभी होगा जब हम लोग 4th चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, तभी डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट the cause or causes of their change of state, rest or of uniform motion is called dynamics. cause को भी देखोगे तो डायनामिक्स हो जाएगा, cause of motion को नहीं देखोगे तो काइनेमेटिक्स हो जाएगा।
हमारा जो पहला चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स का है। पहला चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स का है। ठीक है, लिख लो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। ठीक है, फिर वर्ड आ रहा है हमारा रेस्ट एंड मोशन। एक वर्ड आ रहा है रेस्ट एंड मोशन, जो कि एच.सी. वर्मा सर के हिसाब से, आप लोग जो लोग एच.सी. वर्मा पढ़ते हैं सिलेबस, अगर एच.सी. वर्मा के हिसाब से देखेंगे तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो केवल इतना ही है, रेस्ट एंड मोशन ही पहले चैप्टर का नाम है। एच.सी. वर्मा के हिसाब से देखोगे तो पहला चैप्टर का नाम बस रेस्ट एंड मोशन है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन तो आप लोग जानते ही हैं। तो रेस्ट किसको कहते थे, थोड़ा बताओ यार, रेस्ट किसको कहते थे? रेस्ट किसको कहते थे, है ना? रेस्ट हम लोग को याद है, रेस्ट हम लोग किसको कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। मतलब ये अभी पहला क्लास के हिसाब से डेफिनेशन है, ये धीरे धीरे खुलते जाएगा चैप्टर, अभी से पहले क्लास के हिसाब से। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम बढ़ गया बट सराउंडिंग के हिसाब से बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तभी हम लोग कहते थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। और मोशन में कब कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to the surroundings with passage of time। 9th में भी यही लिखे थे, 11th में धीरे धीरे खुलेगा, बट अभी फिलहाल के लिए यही लिखेंगे। और नोट्स कॉपी बनाओ यार, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स कॉपी ठीक से बनाओ। ठीक है, अब एक वर्ड यहां पर आप देखेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स को देखेंगे, उसके पहले आप एक डेफिनेशन देखेंगे स्टैटिक्स को। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक्स तो अंग्रेजी का वर्ड है। स्टैटिक्स का मतलब बॉडी जो है वो रुका हुआ है। इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। अगर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, अगर पूरा फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है, जिसको कि आप लोग 7th 10th में बोलचाल के भाषा में बैलेंस्ड फोर्स कहते थे, है ना? फोर्स लग तो रहा है बट फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी कहीं मूव नहीं करेगा। दैट इज स्टैटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ये जो स्टडी स्टैटिक्स है और डायनामिक्स है, यही 2 मेन ब्रांच है मैकेनिक्स का। ठीक है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आर 2 मेन ब्रांचेस। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में 2 हिस्सा है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है। डायनामिक्स का डेफिनेशन देख लिए, स्टैटिक्स देख लिए, काइनेमेटिक्स देख लिए, रेस्ट एंड मोशन थोड़ा बहुत देख लिए। और जैसे आप लोग क्लास 9th में न्यूमेरिकल वगैरह बनाते थे, जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ रहता था 12 किलो और उसका स्पीड दिया रहता था, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड। ऑब्जेक्ट का मास 12 केजी, तो वो तो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, 12 केजी तो बहुत ज्यादा हुआ। बट कई न्यूमेरिकल आपने 9th 10th में किया है कि ऑब्जेक्ट का मास तो दिया होता 50 केजी। ट्रक का क्वेश्चन था, मास 2000 केजी, बट ट्रक का डायमेंशन को कंसीडर नहीं किया। याद करो, याद करो, याद करो। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल 9th 10th 11th 12th मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जहां पर ऑब्जेक्ट का मास को कंसीडर कर रहे हैं बट उसका डायमेंशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको ही हम लोग मैकेनिक्स में ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट और मटेरियल बॉडी ऑफ निग्लिजिबल मास कहते हैं। मैकेनिक्स में अ पार्टिकल इज अ ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट और अ मटेरियल बॉडी ऑफ निग्लिजिबल मास, अ मटेरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल मास नहीं, ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस। सो सॉरी, नेग्लिजिबल डायमेंशंस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बॉडी का मास तो ले रहे हैं न्यूमेरिकल बनाते समय, बट उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ट्रक का या ऑब्जेक्ट का, चाहे बॉल का, जो भी क्वेश्चन आपने 9th 10th 11th में बनाया है, ऑब्जेक्ट का मास ले रहे हो बट उसका डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं ले रहे हो, तो उसको ही हम लोग ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट कहते हैं। फिजिक्स में बोलो चाहे मैकेनिक्स में बोलो, ये सब स्टार्टिंग का डेफिनेशन है। ठीक से लिख करके रखो, चैप्टर शुरू है। अब इसी में नोट बना करके आगे थोड़ी बातों को लिखेंगे। अब इन सब का डेफिनेशन तो नहीं लिख पाया जाएगा, थोड़ा सा आपको समझाया जाएगा। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं।
जैसे क्लास 9 का आप लोग ने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है 9th में 10th में, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वो वन डायमेंशनल मोशन है। यहाँ तक कि जो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने फ्री फॉल पढ़ा था, बॉल को लिया और ऐसे फ्री फॉल कर गया, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता था। तो वो सब हम लोग कंसीडर करते हैं वन डायमेंशनल मोशन में। इस चीज को याद करना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जब होगा तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 1D, वन डायमेंशनल माना जाता है। ठीक है, जिसका ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 9th लेवल पर है, इसका ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 9th लेवल पर है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट 9th लेवल पर है। 9th का टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर ही था। 9th में ही आपको पढ़ाया जाता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ज्यादातर टॉपिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट 9th क्लास पर बेस्ड है। सेकेंड नंबर पर है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, ऑब्जेक्ट अगर प्लेन पर मूव करे तो उसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। प्लेन का मतलब आप लोग में से ज्यादातर लोग जानते हैं, प्लेन सरफेस पर, टू डायमेंशनल सरफेस पर, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हो, थिकनेस ना हो। जैसे कि कोई कीड़ा है और ये इस बोर्ड पर चल रहा है, कीड़ा इस बोर्ड पर चल रहा है, ये जो बोर्ड है वो टू डायमेंशन है। आप अपने बुक कॉपी पे जितना क्वेश्चन बनाते हैं वो सब टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशन प्लेन पर ऑब्जेक्ट अगर मूव करे, एक बिलियर्ड का बॉक्स है या फिर कैरम बोर्ड है, गोटी जो खेल रहे हैं मूव कर रहा है, वो 2D में है, टू डायमेंशन पर है, टू डायमेंशन पर है। इसको ही हम लोग ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसी में समझना है आपको, थोड़ा सा देखना। जैसे क्रिकेटर है और क्रिकेटर बॉल को यहां से थ्रो किया फील्डर यहां पर विकेट कीपर के पास, ये जो मोशन हुआ, ये जो मोशन है, ये एक्चुअली में तो 3 डायमेंशन का हो जाएगा ना। स्पेस में बॉल ऐसे मूव कर रहा है तो स्पेस में मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में मूव करे उसको हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जो हवा में जैसे चिड़िया उड़ रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, क्रिकेटर बॉल को थ्रो किया, वो सब का सब 3 डायमेंशन में है। स्पेस का मतलब सही में स्पेस मत समझ लेना, फिजिक्स का मतलब है, फिजिक्स में स्पेस का मतलब है जो 3 डायमेंशन पर हो। जो सिर्फ 1 डायमेंशन पर हो स्ट्रेट लाइन है, 2 डायमेंशन प्लेन, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि इससे आप लोग समझेंगे। क्रिकेटर है, बॉल को थ्रो कर रहा है, तो कितने डायमेंशन पर हुआ ये मोशन इन स्पीड? 3 डायमेंशनल। अरे होगा 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशन पर है। लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, हाइट पूरे स्पेस में 3 डायमेंशन से होते हुए बॉल आ रहा है। लेकिन आप लोग जब इस क्वेश्चन को बोर्ड पर चाहे कॉपी पर एंगल वगैरह लेकर के इसका लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, तो ये आप तो कॉपी में सॉल्व करने लगे। कॉपी कितने डायमेंशन का है? तो 2 डायमेंशन का है। तो इस चीज को समझना, वो एक्चुअली में क्रिकेटर ने बॉल थ्रो कर दिया या फिर कोई एरोप्लेन आ रहा है ऊपर से, और अभी जैसे बाढ़ है, आप लोग देख रहे हैं बाढ़ पे जो रिलीफ पैकेट ऊपर से फेंका जा रहा है वो स्पेस में होते हुए आ रहा है। स्पेस का मतलब वो 3D में है। लेकिन सॉल्व हम लोग कॉपी में करेंगे, बुक में करेंगे, बोर्ड पे करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए उसको हम लोग 2 डायमेंशन पर कर लेते हैं। बट अभी कैलकुलेशन बाद की बात है, अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन वाला 1 डायमेंशन है, प्लेन पर 2 डायमेंशन है, स्पेस पर फ्लाइट फ्लाई कर रहा है, मैं तुमको चाटा ही मार दूं, ये सब 3 डायमेंशन, स्पेस में है 3 डायमेंशन। तो ऑब्जेक्ट का मोशन 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है। अब ये इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग अच्छे बच्चे लोग उन लोग समझेंगे। जैसे मैं क्रिकेट वाला एग्जांपल बता रहा था, एरोप्लेन वाला एग्जांपल बता रहा था, चाटा मारने वाला एग्जांपल बता था, ये सब 3 डायमेंशन पर है। बट आपका जो 11th-12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस है उसमें बहुत कम क्वेश्चन 3 डायमेंशन पे है। सिलेबस अभी आप लोग देखे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में ही खत्म हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि हो सकता है कि वो 3 डायमेंशनल क्वेश्चन हो सकता है वो स्पेस में वाला क्वेश्चन हो, हवा वाला क्वेश्चन हो, बट क्योंकि हम लोग उसको बोर्ड में, कॉपी में, बुक में समझेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग मोशन इन प्लेन में ही कवर कर लेते हैं सिलेबस के हिसाब से। बट एक्चुअली वो सब मोशन इन स्पेस होता है। इस चीज को आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा बहुत डायग्राम कुछ बनाना नहीं है, बस नोट बना करके लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक के साथ। तो अभी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझेंगे
वो बिना वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा करके, जैसे आप लोग जो लोग रेगुलर सीधा इस चैप्टर पे मत आ जाना, सीधा इस चैप्टर पे मत आ जाना, वेक्टर सिखाया गया आप लोगों को प्लेलिस्ट में, वेक्टर्स देखो, वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह लगा करके अभी नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। जैसे क्लास 9th में स्टार्ट किया गया था, 9th क्लास के हिसाब से आप लोगों को शुरुआत में कुछ एक बार रिकॉल करवा लें। यहाँ पर टॉपिक आप लोग रिकॉल भी लिख सकते हैं। 9th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा अगर रिकॉल करवाते हुए हम लोग चले, 9th क्लास के हिसाब से रिकॉल करते हुए चले, तो डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस वाज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इन अ गिवन टाइम। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, कितना लेंथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया ड्यूरिंग इट्स मोशन, एक डेफिनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते थे। जैसे ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया 4 मीटर और 90 डिग्री पर 3 मीटर और ऊपर चला गया, तो भी एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो 7 मीटर होगा। ए से बी गया 4 मीटर, 3 मीटर और आगे चला गया, तो भी डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर होगा। ए से बी गया 4 मीटर और बी से सी वापस आ गया 3 मीटर, 4 मीटर गया 3 मीटर वापस आ गया, तो भी डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर होगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, एक्चुअल पाथ से लेना देना है। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर है, क्लास 9th में आपको समझाया गया था। ठीक है, अभी मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो कर रहे हैं अभी, तो वेक्टर्स को बिल्कुल अलग से आपको दोबारा से उसका क्वेश्चंस वगैरह करवाया जाएगा। अभी सिर्फ रिकॉल टॉपिक के अंतर्गत 9th क्लास में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया था वही अभी आपको सिखाया जा रहा है, रिकॉल करवाया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट एक खास डायरेक्शन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्लास 9th में आपको सिखाया गया था। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल से फाइनल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में इसी तरह से आप लोग सीखे थे कि एक ऑब्जेक्ट अगर 4 मीटर सीधा गया और 3 मीटर और आगे गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 और 3, तो ये 7 मीटर होगा। बट अगर 4 मीटर गया और 3 मीटर वापस आ गया, 4 गया 3 वापस आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? केवल 1 मीटर का। तो इसका डिस्टेंस तो 7 मीटर है बट डिस्प्लेसमेंट केवल 1 मीटर हो जाएगा। 4 मीटर गया ईस्ट के तरफ और 3 मीटर गया नॉर्थ के तरफ, तो इसका डिस्टेंस तो 7 मीटर था, इसका डिस्टेंस तो 7 मीटर था, बट डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 मीटर निकल जाएगा। 9th क्लास में पढ़ाया गया था, अगर एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर गया और वापस 4 मीटर ही वापस भी आ गया, तो इसका डिस्टेंस जो है वो 4 और 4 8 मीटर हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट जहां से गए थे वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट एक्चुअली में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर है। ये सब क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग क्लास 9th में जहां भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, जो भी बुक है, जो भी कंसेप्ट है आपके पास, एक बार 9th क्लास के टॉपिक से मोशन को जरूर मिलाएं, क्योंकि 9th का मोशन जहां भी पढ़े होंगे 15-17 दिन वो चैप्टर पढ़ाया गया होगा। अब 15-17 दिन अगर मैं 9th का फिजिक्स पढ़ाने बैठूं तो आप समझ ही रहे 11th का मोशन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए 9th क्लास का टॉपिक आप लोग फटाफट करेंगे। तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में आप लोग ने पढ़ा था रिकॉल के फॉर्म में, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत 9th का थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी 9th नहीं आता है तो फिर 11th में आपको मेरे चैनल में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि यार टीचर तो मान के चलता है 11th का टॉपिक पढ़ा रहा है तो 9th आपको आता ही होगा। एन एथलीट कवर्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड।
what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद की कहानी बतानी है, ठीक है। तो ये 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास के लेवल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बस हम लोग करेंगे। एक राउंड पूरा करता है, डायमीटर 200 मीटर है 40 सेकेंड में, ठीक है। तो 40 सेकेंड में मतलब एक राउंड अगर ऐसे 40 सेकेंड में एक राउंड, तो 1 सेकेंड में 1/40 राउंड, 140 सेकेंड में 1/40 इंटू 140 मतलब 3.5 राउंड, 3.5 राउंड गोल 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 घूम रहा है। एक राउंड मतलब सरकमफेरेंस, एक राउंड गोल घूमने का मतलब 2πr, 3.5 राउंड घूमने का मतलब 3.5 इंटू 2πr। ये 9th क्लास का ही क्वेश्चन है, 11th क्लास का क्वेश्चन भी नहीं, दिस इज 7πr, ठीक है। तो यही जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यही हो जाएगा 7π। डायमीटर था 200 तो रेडियस हो गया 100, दिस इज 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया, ए से बी नाम मान लेते हैं, तो सेंटर ओ है। 3.5 बार घूमने का मतलब क्या हुआ, एक बार घूमा तो ए से ए पर ही आया, 2 बार घूमा तो ए से ए पर ही आया, 3 बार घूमा तो ए से ए पर ही आया, 3.5 बार घूमा, 3.5 बार घूमा तो ए से बी पर ही पहुंचा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो केवल ए से बी ही में पहुंच पाया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि डायमीटर के ही बराबर हो जा रहा था। रेडियस 100 मीटर का दिया हुआ था, तो डायमीटर जो है वो 200 मीटर का हो जा रहा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, 9th क्लास में सीखा था। 11th में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, बट शुरुआत तो इसी तरह से है। देखो बच्चों, इसके आगे टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक का नाम है स्पीड, टॉपिक का नाम है स्पीड, टॉपिक का नाम है स्पीड, टॉपिक का नाम है स्पीड। तो इसको भी अब आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। क्लास 8th में शायद पहली बार पढ़ा था मैथ्स में, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है स्पीड, बट अब थोड़ा सा डिफरेंस के साथ पढ़ना है। क्लास 9th में आपको एक टॉपिक सिखाया गया था स्पीड, और फिर एक टॉपिक सिखाया गया था एवरेज स्पीड। तो जैसे कि अपन अक्सर कहते हैं, जो 9th में सिखाया गया है वो गलत नहीं सिखाया गया है, बट अब प्रिसाइसली क्लास 11th में पढ़ना है। स्पीड 2 ही तरह का हो सकता है, स्पीड एंड एवरेज स्पीड नहीं, जैसे 9th में सिखाया गया था, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीनिंग आप यहां से लेकर के स्कूल तक, अपने घर से लेकर के स्कूल तक, अपने घर से लेकर के स्कूल तक, जब पापा आपको बाइक से लेके जाते हैं, चाहे आप साइकिल से जाते हैं, घर से लेकर के स्कूल तक, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, सीधा गए, गली में गए, रोड पर गए, स्कूल के सामने रुके, गर्लफ्रेंड के घर के नीचे थोड़ा सा रुक करके फिर गए, है ना। तो एवरेज स्पीड जो हुआ वो हुआ टोटल डिस्टेंस, आपके घर से लेकर के स्कूल तक टोटल डिस्टेंस, चाहे तुम कैसे भी गए हो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो होता था एवरेज स्पीड। एक चीज 9th में और 8th में सिखाया गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है फिजिक्स में। एक होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जैसे कि अभी आपको समझाया गया। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही 9th में नहीं था बट समझाया जरूर गया होगा। जैसे आप बाइक से चल रहे हैं, जब गली से चलना शुरू किया तो गाड़ी में स्पीड जो है वो कम है, रोड पर गए ज्यादा हो गया, फिर मेन रोड पर गए तो और ज्यादा हो गया, कहीं पर रुके इधर उधर नैन मटक्का करने के लिए स्पीड कम हो गया, फिर तेज हो गया, फिर धीमा हो गया। गाड़ी में लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, बाइक में, कार में स्पीडोमीटर लगाया हुआ रहता है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है बताओ, 9th में पढ़े थे, 8th में। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, वो जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड तो तुम घर पर कॉपी में कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
बट जो स्पीडोमीटर नापता है हर समय पर, हर इंस्टेंट पर जो स्पीड नापता है बाइक का, कार में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है वो एक दूसरा स्पीड है और उस स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। 9th में सिखाया गया था स्पीड और एवरेज स्पीड। एक्चुअली में स्पीड एवरेज स्पीड हो सकता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है। वही मैं बता रहा था, सीधा थंबनेल देख करके, वीडियो का टाइटल देख करके पढ़ने मत आ जाना। यहीं पर अब कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहीं पर कॉन्सेप्ट लगेगा डिफरेंशिएशन का। जिन्होंने नहीं किया है डिफरेंशिएशन, सोच रहे सीधा मोशन पढ़ ले, तो नहीं चलेगा। तो दो तरह का स्पीड हो सकता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्केलर क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो जिन्होंने क्लास किया है डिफरेंशिएशन का, नहीं किया वीडियो को बंद करो, पहले डिफरेंशिएशन देखो, बाकी समझ रहे होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए, ये अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो आपको डिस्टेंस बाय टाइम से नहीं आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और इसी इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही बोलचाल के भाषा में 8th क्लास में, 9th क्लास में स्पीड बोल दे रहे थे। स्पीडोमीटर स्पीड नहीं नापता है, स्पीडोमीटर जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापता है। अब मशीन कैसे नापता है वो तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड 9th में पढ़ाया गया था, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। 11th 12th में आप क्लियर कट जान लो, स्पीड दो ही तरह का होगा, एक होगा एवरेज स्पीड और एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज का लेक्चर में यही तक रहेगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पीछे का जितना छूटा हुआ है, जितना जल्दी हो सके कवर करो। वीडियो को लाइक करो फटाफट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। घर पर रहो, सिलेबस अब फटाफट कंप्लीट होगा। मेरा पर्सनल एडवाइस है 1-2 दिन में आप लोग क्लास 9th के बुक से एक बार फटाफट करके मोशन चैप्टर रिवाइज कर लो। 1-2 दिन में आपको टाइम दे रहा हूँ। वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।